14 मार्च 2025 की रात दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लगती है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है और कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया जाता है। लेकिन इस घटना का असली मोड़ तब आता है जब अग्निशमन कर्मियों को अंदर जली हुई अलमारियों और कमरों में बिखरी हुई नकदी दिखाई देती है, यानी कि नोट, पैसे, रुपया। देखते ही देखते ये मामला आगजनी की एक साधारण घटना से निकलकर देश की न्यायपालिका और भ्रष्टाचार पर एक बड़ी बहस का केंद्र बन जाता है। आग कैसे लगी, किसने लगाई और जली हुई नकदी का सच क्या है? इन सवालों के जवाब अब तक सामने नहीं आए हैं। जस्टिस वर्मा खुद को निर्दोष बताते हैं और इस पूरे घटनाक्रम को अपने खिलाफ साजिश करार देते हैं। लेकिन इस केस में हर दिन नए नए मोड़ आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है और जस्टिस वर्मा को उनके न्यायिक कार्यों से हटा दिया गया है। क्या यह एक न्यायिक साजिश है या फिर न्यायपालिका के भीतर छुपे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। 14 मार्च 2025 की रात दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में अचानक आग लग जाती है। उनकी बेटी तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना देती है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर 15 मिनटों में आग पर काबू पा लेती है। लेकिन आग बुझाने वाले अंदर कुछ ऐसा देख लेते हैं जो इस पूरी घटना को एक नया मोड़ दे देता है। कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नोटों का अंबार। फायर ब्रिगेड कर्मियों का कहना यह था कि जलती अलमारियों और कमरों में नोटों की गड्डियां बिखरी हुई थीं। जैसे ही यह खबर सामने आई, मीडिया और सोशल मीडिया पर हलचल मच गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार धनंजय महापात्रा, जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने इस मामले को सबसे पहले उजागर किया। उन्होंने दावा किया कि फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी देखी। उसके बाद से ये मामला सिर्फ एक अग्निकांड का नहीं रह गया। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस मामले को लेकर एक आपात बैठक बुलाई। 21 मार्च को यह घोषणा हुई कि जस्टिस वर्मा को उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन यह ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया थी या आग की घटना से जुड़ा कोई बड़ा फैसला? बहरहाल इलाहाबाद एसोसिएशन के अध्यक्ष का इस पे क्या कहना है, एक बार सुनिए। ऐसे दागी जज को स्वीकार नहीं करेंगे कि जिसको वहां की बार स्वीकार ना कर रही हो और सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर रहा हो, रिजेक्ट करके हमारे यहाँ भेज रहा हो, तो हमारे यहाँ वास्तव में कूड़ादान नहीं है। इसको आप कूड़ेदान के रूप में यूज करिए और रिजेक्टेड आदमी को, जिसकी शिकायतें वहाँ हो रही हो, जिस बार को वहाँ के लोग नहीं स्वीकार कर रहे हों, चाहे अरिदमन सिन्हा हो और उड़ीसा से आ रहे हैं, चाहे यशवंत वर्मा जी हो, हम लोग इनको नहीं स्वीकार करेंगे। अध्यक्ष जी आपसे अब कहानी देखिए कैसे तोड़ी मोड़ी जा रही है। जिस वक्त ये आग लगी, जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। हालांकि आग के कारण, आग कैसे लगी, किसने लगाई, ये भी किसी को नहीं पता और न ही किसी ने जांच करने की जरूरत समझी है। अभी स्पष्ट ही नहीं है कि आग प्राकृतिक रूप से लगी थी या किसी ने जानबूझकर लगाई थी। 15 मार्च 2025 की सुबह जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से जले हुए नोटों का मलबा किसने हटाया, ये भी किसी को नहीं पता। इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। उस मलबे में क्या मिला, ये देखकर आपके होश उड़ सकते हैं। तस्वीरों में नोटों का पहाड़ राख हुआ पड़ा है। अब ये कहां से आया, ये तो वही बता सकता है जिसने ये मलबा हटाया होगा। लेकिन उनके बंगले पर तैनात गार्ड के बयान के मुताबिक आग लगने वाले कमरे से मलबा और जली हुई वस्तुएं 15 मार्च की सुबह ही हटा दी गई थीं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने जवाब में साफ किया कि न तो उन्होंने और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने जले हुए नोटों की बोरियां देखी या उन्हें सौंपे जाने की कोई जानकारी दी गई। सवाल अब भी बरकरार है, ये काम आखिर किसने किया? क्या या घर के किसी नौकर ने किया, सुरक्षा कर्मियों ने किया, या फिर कोई और था जो चुपचाप वहां आया और सब कुछ साफ करके चला गया? उनके मुताबिक आग बुझने के बाद का मलबा अब भी उनके सरकारी आवास के किसी एक हिस्से में मौजूद है। रहस्य और गहराता जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय तक जब पहुंचा, तो इसके बाद पूछताछ, जांच और आधिकारिक पत्राचार का सिलसिला तेज हो गया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने 22 मार्च 2025 को चीफ जस्टिस उपाध्याय को एक लिखित जवाब भेजा। इस जवाब में उन्होंने सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया और इसे अपने खिलाफ रची गई साजिश करार दिया। उनका कहना था कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसका हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे, हर पहलू को परखेंगे और उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो अब भी
अनसुलझे हैं। जस्टिस वर्मा ने अपने जवाब में बताया कि 14 और 15 मार्च 2025 की रात को उनके सरकारी बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी। यह स्टोर रूम मुख्य बंगले से अलग था और आमतौर पर पुराने सामान को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, कालीन, पुराने स्पीकर, बगीचे के औजार और CPWD का सामान रखा जाता था। उनके अनुसार यह कमरा हमेशा खुला रहता था और इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, चाहे स्टाफ हो, माली हो या CPWD के लोग हों। इस कमरे के 2 रास्ते थे, एक मुख्य गेट से और दूसरा स्टाफ क्वार्टर्स के पिछवाड़े से। घटना वाली रात जस्टिस वर्मा दिल्ली में नहीं थे, वे अपनी पत्नी के साथ भोपाल गए हुए थे। आग लगने की सूचना उन्हें उनकी बेटी ने फोन पर दी। बंगले पर मौजूद स्टाफ ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया। बाद में खबर आई कि आग लगे कमरे में भारी मात्रा में जली हुई नकदी मिली है। उनका कहना है कि जब वे 15 मार्च की शाम को इंडिगो फ्लाइट 6E2303 से दिल्ली लौटे और खुद स्टोर रूम को देखा तो वहां कोई नकदी नहीं थी। उनके मुताबिक यह बात उनके पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी PPS की रिपोर्ट से भी साबित होती है, जो चीफ जस्टिस के आदेश पर उस रात वहां गया था। वे ये भी कहते हैं कि स्टोर रूम को चीफ जस्टिस के निर्देश पर उसी हालत में रखा गया जैसा आग बुझने के बाद था। 22 मार्च की सुबह जब मामला तूल पकड़ चुका था और पूरे देश में इस पर बहस छिड़ी हुई थी, 22 अब CJI संजीव खन्ना ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 3 जजों की एक विशेष समिति गठित कर दी जो इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट में कहा गया था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि इसमें कई पेचीदगियां हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। फिर 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। कोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर आग बुझाने का वीडियो, दिल्ली हाई कोर्ट की रिपोर्ट और खुद जस्टिस वर्मा का जवाब सार्वजनिक कर दिया। लेकिन जस्टिस वर्मा अब भी अपनी बात पर अड़े थे। उन्होंने कहा कि उनके आवाज से नकदी बरामद होने की खबरें झूठी हैं और यह सब उनके खिलाफ रची गई एक साजिश मात्र है। 24 मार्च की सुबह एक और बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से उनका न्यायिक कार्य छीन लिया। अब ना तो वो किसी केस की सुनवाई कर सकते हैं और ना ही किसी फैसले पर अपनी मोहर लगा सकते हैं। अभी जस्टिस वर्मा को कोर्ट में कोई काम नहीं दिया गया है और उनका जो तबादला दिल्ली हाई कोर्ट के लिए कर दिया गया था वो भी रोक दिया गया है। लेकिन आप इस कहानी को गौर से देखेंगे तो कई मोड़ ले चुकी है। कहा गया कि प्रशासन से लेकर न्यायपालिका तक सभी जस्टिस वर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए गए। कैसे? लेकिन आइए जानते हैं। पहले खबर आई कि जस्टिस वर्मा के घर आग लगी और वहां 15 करोड़ रुपए की नकदी मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत सूचना और अफवाह बता दिया। फायर ब्रिगेड ने भी कह दिया कि उन्हें कोई नकदी नहीं मिली, जबकि फायर ब्रिगेड ने ही ये कंप्लेंट दर्ज कराई थी। खुद फायर डिपार्टमेंट के प्रमुख अतुल गर्ग ने ये बात कही कि वहां कोई नकदी नहीं मिली है। लेकिन जले हुए नोटों का यह जत्था कई सवाल खड़े कर रहा है। अभी यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच प्रक्रिया जारी है। अब आइए जानते हैं एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ जांच कैसे होती है और आरोप सिद्ध होने पर क्या कार्रवाई की जाती है। भारत में हाईकोर्ट जज एक संवैधानिक पद है। इनकी नियुक्ति की भी एक लंबी प्रक्रिया है। इनकी नियुक्ति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस मिलकर सरकार की सहमति के बाद ही करते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी मासिक सैलरी 2,25,000 रुपए और ऑफिस के कामकाज के लिए 27,000 रुपए मासिक भत्ता मिलता है। ऐसे जजेस को रहने के लिए एक सरकारी आवास भी दिया जाता है, लेकिन अगर वो चाहते हैं तो सरकारी घर न लेकर HRA ले सकते हैं, यानी कि किराए के पैसे अलग से ले सकते हैं। इनको जो घर मिला हुआ होता है उसके रखरखाव के पैसे सरकार देती है। इन घरों को एक सीमा तक बिजली और पानी मुफ्त मिलता है और फर्नीचर के लिए 6 लाख तक की रकम मिलती है। साथ ही उन्हें गाड़ी दी जाती है और हर महीने 200 लीटर पेट्रोल लेने की अनुमति होती है। इसके अलावा चिकित्सा की सुविधा, ड्राइवर और नौकरों के लिए भत्ते का भी प्रावधान है। लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार देखने के बाद लगता है कि जजेस को मिलने वाले अलाउंसेस भी अब काफी कम पड़ रहे हैं। जज अपना काम निडरता से कर सकें, इसलिए संविधान में उन्हें कुछ सुरक्षाएं भी दी गई हैं। उच्च न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, यानी कि इम्पीचमेंट के जरिए। महाभियोग की यह प्रक्रिया लंबी होती है। अगर लोकसभा के 100 सांसद या राज्यसभा के 50 सांसद जज को हटाने का प्रस्ताव दें तो फिर सदन के अध्यक्ष या सभापति उसको स्वीकार कर सकते हैं। एक बार यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए उसके बाद 3 सदस्यों की समिति इस मामले की तहकीकात करती है और एक रिपोर्ट सदन को फिर से सौंपती है। अगर समिति यह पाती है कि जज के खिलाफ आरोप बेबुनियाद हैं तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अगर समिति जज को दोषी पाती है तो फिर इसकी चर्चा दोनों सदनों में होती है और इस पर फिर से वोटिंग की जाती है। अगर संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत से जज को हटाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए तो ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, जो जज को हटाने का आदेश दे देते हैं। आज तक भारत में किसी भी जज को इस प्रकार से नहीं हटाया जा सका है।
हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 6 जजों को इम्पीच करने की कोशिश तो की गई है। इम्पीचमेंट के अलावा उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का पालन करना होगा। आज तक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को भ्रष्टाचार के लिए दोषी नहीं पाया गया है। उच्च न्यायालय के जजों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, पर पुलिस खुद से किसी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस की सलाह लेनी होगी और उसके बाद तय करना होगा कि एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये इस तरह के सारे नियम सुप्रीम कोर्ट ने अपने साल 1991 के फैसले में बनाए थे, जब मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस के वीरास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज हुई थी। फिर साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक इन हाउस प्रोसेस का गठन कर दिया, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसमें कहा गया है, अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आती है तो पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या भारत के चीफ जस्टिस शिकायत की जांच करेंगे। अगर वो पाते हैं कि शिकायत बेबुनियाद है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस जज के खिलाफ शिकायत आई है उससे जवाब मांगा जाता है। अगर जवाब से चीफ जस्टिस को लगे कि आगे की किसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है तो मामला खत्म हो जाता है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस को लगता है कि इसमें और पेचीदा मामला हो सकता है तो आगे की जांच शुरू की जाती है और भारत के चीफ जस्टिस एक कमेटी का गठन कर सकते हैं। इस कमेटी में 3 जजेस होते हैं। अपनी कार्रवाई के बाद कमेटी या तो जज को बेकसूर पा सकती है या जज को इस्तीफा देने के लिए कह सकती है। इस्तीफा देने से अगर जज ने मना कर दिया तो समिति इनके इम्पीचमेंट के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सूचना दे सकती है। बहरहाल ये समय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और पूरी न्यायपालिका के लिए एक गहन निरीक्षण का समय है। उन्हें सोचना चाहिए कि क्या बिना पूरी विश्वसनीय जांच हुए जस्टिस वर्मा की साख बहाल होगी, और ऐसा नहीं हुआ तो क्या इसका असर कॉलेजियम और पूरी न्यायपालिका पर नहीं पड़ेगा। आज की सत्ताधारी पार्टी और उसकी विचारधारा से जुड़े मसलों पर जजेस के रुख ने पहले ही समाज के एक बड़े हिस्से में व्यग्रता पैदा कर रखी है। रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों द्वारा राजनीतिक पार्टी में शामिल होने जैसे फैसलों के पीछे के व्यक्तिगत फायदों पर अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसा कई बार देखा गया कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजेस ने राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की बात कही या शामिल हो गए। अब अगर रिश्वतखोरी के संदेह को बने रहने दिया गया तो इसका हानिकारक असर न्यायपालिका की साख पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस संस्था से जुड़े तमाम लोगों को इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए और कुछ नहीं तो अपनी साख के लिए ही उन्हें ऐसा कुछ करने से बचना चाहिए जिससे न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर जनता के बीच अविश्वास और बढ़ जाए। उन्हें याद रखना चाहिए कि अक्सर सच से भी ज्यादा संदेह का साया साख के लिए हानिकारक होता है। धन्यवाद।